और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करने जा रहे प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। प्रशांत लगातार आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। 2025 में मुकाबला सीधे एनडीए से होने की बात करते हैं। आज प्रशांत किशोर ने आरजेडी में भगदड़ जैसी स्थिति की बात कह करके सियासी तापमान को गर्मा दिया। हालांकि पीके ने जेडीयू पर भी तंज कसते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीट भी नहीं मिलने का दावा किया है। तो जनसुराज मत जाओ, मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं, तो भगदड़ वहां मची है। आरजेडी में भगदड़ मचने की बात कहते जनसुराज अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की सियासत में बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। पैदल यात्रा के बाद अब प्रशांत बहुत जल्द अपनी पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं। इससे पहले वो लोगों तक पहुंचकर आरजेडी और मौजूदा सरकार दोनों पर हमले भी कर रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जोरदार पलटवार किया। दावा कर दिया कि आरजेडी में भगदड़ की स्थिति है। पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसुराज ज्वाइन न करें। आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई, लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं, तो भगदड़ वहां मची है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री और जेडीयू पर भी जमकर बरसे। दावा कर डाला कि अगले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीट भी नहीं मिलने वाली। और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहते। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहां लोग रहते इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। आखिर प्रशांत किशोर आरजेडी पर हमलावर क्यों हैं, तो ये भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी को ही जिम्मेदार मानते हैं। मंच से लगातार जंगल राज की बात कहकर लालू प्रसाद पर निशाना साधते हैं। अब भगदड़ की बात कर आरजेडी के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। अपनी पार्टी बनाने से पहले पब्लिक को संदेश कि हम दूसरों से अलग हैं। प्रशांत किशोर के लगातार आरजेडी पर हमले के बीच अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशांत किशोर खुद की पार्टी बनाने से पहले संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे दूसरे दलों से कुछ अलग करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के बयान पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, सुनिए। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यापारी हैं और उन्होंने अभी तक राजनीति में व्यापार किया है। अब उन्हें यह भ्रम हो गया है कि हम राजनीति में सफल होंगे। और आपको बता दें कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश की जनता चुनती है, ना कि कोई व्यक्ति बनाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि प्रशांत किशोर जी इस भ्रम से दूर हो जाए। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से जनता का मन टटोल रहे हैं। यह बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है, यह अपना हित अहित पहचानती है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और यही कारण है कि वह लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रशांत किशोर जी जनता का मूड भांपने निकले। वह एक राजनीतिक प्रबंधक हैं, नेता बनना उनके लिए कठिन चुनौती है। आत्ममुग्धता के शिकार हैं प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी जिस अहंकार में बोल रहे हैं, अभी तो उनकी पार्टी बनी नहीं है। पार्टी बनने में महीनों दिन अभी बाकी है। और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, इसी प्रकार की भाषा गत लोकसभा चुनाव के दरमियान
आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में और जेडीयू के संदर्भ में किया करते थे कि 5 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। में आकलन करने की आवश्यकता है। उनको जो लदुआ भीड़ के सहारे वो समझ रहे हैं कि हम बड़े लीडर हो गए हैं या लोगों का कहीं ना कहीं हमको समर्थन मिल रहा है, दरअसल वो मुगालते में है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो लोगों का समर्थन और विश्वास है वो लालू जी और तेजस्वी जी के जो विचार और कार्य हैं उसके प्रति है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो की जगह तिरंगा लगा लिया है। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यह कदम उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में उठाया है। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि वीआईपी की ओर से फिलहाल इस तरह की खबरों का खंडन किया गया है, लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ अगर आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, उनका स्वागत करेंगे। कोई आए दरवाजा खुला, इनके समय बहुत बड़ा दिल है। जो विकास चाहता होगा, जो बिहार के सम्मान में खड़ा होगा, मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के विकास, बिहार के सम्मान में खड़ा होगा तो हम दरवाजा खुला है। और बिहार का नुकसान करेगा, बिहार का आवाम को नुकसान करेगा, उस दिन नीतीश कुमार जी दरवाजा बंद कर देते हैं। आप भी जानते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बीजेपी से हाथ मिलाने की राजनीतिक अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि पार्टी ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि निषादों के आरक्षण के पक्ष में जब तक बीजेपी कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक वीआईपी उससे हाथ नहीं मिला सकती है। देव ज्योति ने कहा है कि पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने अपना प्रोफाइल इसलिए बदला है क्योंकि तिरंगा उन्हें भी प्यारा है। प्रोफाइल बदल दिया है, तिरंगा का प्रोफाइल लगाया। इसका मतलब है कि अब एनडीए की तरफ देखिए, तिरंगा झंडा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो है कोई तिरंगा हम लोग लगा रहे हैं या लगाने का बात है। तिरंगा है, 15 अगस्त है, आज़ादी का बात है, खुशी में लोग लगाया है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की लड़ाई क्या है? हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी जो निषादों की आवाज़ को पूरे देश में बुलंद कर रहे थे, हम लोग की मांग क्या थी? हम लोग का मांग आज भी निषाद आरक्षण है। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया गया, कोई नया आरक्षण हम लोग केंद्र से नहीं मांग रहे हैं। तो इसी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हम लोग केंद्र से मांग रहे हैं। हम लोग हमेशा जो है केंद्र से बार बार गुजारिश किए हैं। और हमारे नेता को अगर मंत्री बनना रहता, हमारे नेता को अगर कोई भी पद लेना चाहता है, हमारे नेता पद के लोभी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब तक निषाद आरक्षण पर बीजेपी हामी नहीं भरती है तब तक अलायंस का कोई मतलब जब तक निषाद आरक्षण पे बात नहीं होती है, किसी भी बात में समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ा दावा किया है। मदन सहनी ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे। मदन सहनी ने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि मुकेश सहनी ज्यादा दिन तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे। आज फिर कह रहा हूं कि वो बिना शर्त एनडीए के साथ आएंगे। मुकेश सहनी ने अपना डीपी बदल लिया और काफी चर्चा तेज हो गई। चूंकि स्वतंत्रता दिवस अभी 15 तारीख को है और इस नाते हो सकता है कि डीपी बदले होंगे। जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डीपी बदले हैं, तो उसका अनुसरण कर रहे होंगे। और आप लोग को भले इसमें कोई संदेह लगता हो, लेकिन हम तो पहले भी बोल रहे हैं। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी हम बोले थे कि ये महागठबंधन में ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। चुनाव के बाद हर हाल में ये एनडीए के पार्ट बनेंगे। और आज भी हम कह रहे हैं कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन तो एक बहाना है। अपने लोगों में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले निषादों को, लेकिन आरक्षण मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों पर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को इसे देखना चाहिए और तत्काल इस पर रोक भी लगानी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी भी इसको लेकर के अब चिंतित हैं। नहीं, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की घटना लगातार सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है। ये चिंता का विषय है। लगातार प्रधानमंत्री जी भी इसको चिंतित हैं और इसको चिंता करनी चाहिए। जो नई बांग्लादेश की सरकार है
उसको चिंतित होनी चाहिए कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इतिहास बहुत खराब रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का। जो हमारे वहाँ अल्पसंख्यक लोग रह गए वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और इंडिया अलायंस के नेता चुप बैठे हैं। कोलकाता में डॉक्टर से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता मुंह नहीं खोल रहे हैं। जनता विपक्ष के दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक पर अन्याय हो रहा है, आज इंडी गठबंधन के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके मुंह पर ताला लग गया है। और बांग्लादेश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है वहां के हिंदू अल्पसंख्यक कर, उनसे पूछिए इंडी गठबंधन के नेताओं से कलकत्ता के बारे में आज उनका जुबान क्यों नहीं खुल रहा है। कलकत्ता में जिस तरह से विभत्स तरीके से डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, तो हमारे इंडी गठबंधन के नेता के मुंह में ताला लगा हुआ है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इस देश की जनता इंडी गठबंधन के दोहरा चरित्र को पहचान रही है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ अब भारत में भी आक्रोश का माहौल है। पटना में भी छोटे छोटे बच्चे से लेकर के युवा और बुजुर्ग सभी लोग सड़क पर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। सभी ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। लोगों ने जमाते इस्लामी का पुतला जला करके जमकर नारेबाजी की। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार की खबरें आ रही है, मंदिर को जला जा रहा है, इसे लेकर बिहार में काफी पूरे देश में नाराजगी है, तो बिहार में भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। और इस वक्त हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे लोग अपने हाथों में तख्ती लेकर कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो सड़क पर निकल गए हैं। हाथों में पुतला भी है, जमात इस्लामी मुर्दाबाद, उसके बैनर भी लगे हुए हैं। और ये इन लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कुछ भी हो रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जाए और हिंदू जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो घटना हो रही है उस पर जल्द से जल्द रोका जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सर, ये जो आप लोग निकाले हैं किस लिए? हम लोग हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। और क्या हाथों में बैनर है जमात इस्लामी मुर्दाबाद? जमात इस्लामी लोग, वहाँ के लोग इस्लामी मुर्दा, वो लोग हिंदुओं पर वही कर रहा है। इस्लामी है लोग वहाँ का, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू एक भी बच न रहा है। जाति और धर्म के नाम पर दुनिया में कहीं भी हिंसा हो रही हो, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये एक तरह की बर्बरियत है। धर्म के नाम पर हत्या करना, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी धर्म के लोगों की हत्या हो रही हो, ये बर्बरियत है और हम उस बर्बरियत के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान में हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों की सुरक्षा करते हैं, बांग्लादेश के बहुसंख्यक भी वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आगे हैं। तो देखिए, ये इस बात की नाराजगी और मांग भी कर रहे हैं कि जो हिंदू वहाँ के अल्पसंख्यक है उन पर जो बर्बरता की जा रही है इसे रोका जाए और जल्द से जल्द उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो ताकि हिंदू वहाँ पे सुरक्षित और चैन से रह सके। तो पटना में ये नाराजगी दिख रही है बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पटना से एक बड़ी खबर, TRE 3 शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी यह खबर है। आपको बता दें, कल रात 12 बजे के बाद OMR जारी होगा। क्लास 1 से लेकर के 12वीं के अभ्यर्थी OMR देख पाएंगे। OMR अपलोडिंग की प्रक्रिया जारी है। OMR जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी और आपत्ति के लिए बता दें आपको लगभग 3 दिन दिए जाएंगे। 18 अप्रैल के बाद अब आंसर की जारी होगा। रिजल्ट में अब 1 सप्ताह और भी देरी हो सकती है। अगस्त के आखिर में यानी कि अगस्त के अंत तक रिजल्ट जारी हो सकता है। 50% आरक्षण को लेकर के सामान्य प्रशासन के पत्र का इंतजार है। आपको बता दें 15 अगस्त तक आरक्षण को लेकर के पत्र जारी हो सकता है। तो 18 अप्रैल के बाद अब जारी होगा आंसर की। रिजल्ट में देरी हो सकता है, यानी कि कहा जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक में, अंत तक में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। कहा जा रहा है कि 18 अप्रैल के बाद अब आंसर की जारी होगा और इसका मतलब है कि अब रिजल्ट में और देरी होगी। बिल्कुल, देखिए, हम जिस प्रकार से OMR का इंतजार हो रहा है कि BPSC OMR को अपलोड करेगा। अपलोडिंग की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। कहा जा रहा है 80% जो OMR है उसको अपलोड कर लिया गया है और कल 12 बजे के बाद जो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं
वो OMR देख सकेंगे, और जिसको लेकर लगातार जो प्रक्रिया है वो जारी है। और इसके साथ साथ आंसर की में अब वक्त लगेगा, यानी OMR जारी होने के बाद लगभग 5 दिन आंसर की में वक्त लगेगा, और 18 तारीख के बाद यानी 18 अगस्त के बाद जो है आंसर की जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं जो अंदाजा था 21 अगस्त तक BPSC रिजल्ट जारी कर देगा, जो टारगेट रखा गया था, लेकिन अब 21 अगस्त तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। अब अगस्त के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो 50% आरक्षण वाला मामला था उसको लेकर हरी झंडी नहीं मिली है, और पत्र का इंतजार कर रहा है आयोग के साथ साथ सभी विभाग, और इसके बाद ही ये फैसला होगा कि 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाए। तो कुल 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनका OMR कल रात के बाद जारी होने लगेगा। इसके बाद आंसर की जारी होगा, फिर आपत्ति मांगे जाएंगे, और आंसर की के बाद 3 दिनों तक आपत्ति का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद रिजल्ट की तैयारी होगी और अगस्त के अंत तक रिजल्ट जारी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। पटना में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट डेलीगेट्स ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की, और कोलकाता में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूत ह्यूग बॉयलन ने सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बिहार में निवेश का प्रस्ताव रखा। सम्राट चौधरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया बिहार में कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, जिसके लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के कुछ विश्वविद्यालय का ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ समझौता करने का प्रस्ताव दिया है कि बिहार के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। इंडिया के तरफ से डेलीगेट थे जो बिहार में एग्रीकल्चर के सेक्टर में और एनर्जी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि पूरी तरह सरकार आपको सहयोग करेगा, और बिहार में कैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी टारगेट किया इस देश में, और बिहार सरकार भी लगातार अपने सोलर पैनल्स अपने सरकारी घरों में, सरकारी बिल्डिंग्स पे लगाने का काम करते। तो हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम जो उसको पैकेजिंग, गुड प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग और पैकेजिंग 2 सेक्टर्स में हमको मदद मिल सकता है। और तीसरा हम लोगों ने आग्रह किया कि ऑस्ट्रेलिया हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो बिहार के कुछ यूनिवर्सिटीज और ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज का कैसे रिलेशंस बन सकते हैं कि एक दूसरे को मदद करके सपोर्ट कर सके। भागलपुर जिले के ईशाचक थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB 38 में एक साथ 5 लाशें मिली हैं, जो महिला सिपाही नीतू कुमारी के परिवार हैं। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, और मौत पर सस्पेंस भी बरकरार है, जो अब इश्क और बेवफाई की साजिश में लिपटी हुई है। भागलपुर जिले के इशाकचक थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन का यही वो कमरा नंबर CB 38 है, जहां सिपाही नीतू कुमारी सहित घर से 5 लोगों का शव बरामद किया गया है। नीतू कुमारी के 2 बच्चे और उनकी सास का गला काटकर हत्या की गई है। वहीं नीतू कुमारी की ईंट से कूच कर हत्या कर दी गई है, जबकि पति पंकज का शव पंखे से लटका हुआ मिला है, जिसकी तस्दीक ये खौफनाक और डरावनी तस्वीर कर रही है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस पूरे दलबल के साथ मामले की जांच में जुट गई है। 4 शव पाए गए हैं जिनका गला रेता हुआ है। इसमें उनके 2 बच्चे जो कि 5-6 साल के उम्र के हैं, महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी, और उनकी सास जो है, ये चारों का गला रेता हुआ अवस्था में पाया गया है, और उनके हस्बैंड जो है उनका शव जो है हैंगिंग अवस्था में था। इस खौफनाक वारदात के बाद FSL की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। DIG ने बताया कि सुबह जब दूध देने के लिए दूध वाला आया तब दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि 5 लोगों का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हस्बैंड ने उल्लेख किया है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और उसकी मां को मार डाला, और उसके बाद प्रतिक्रियावश इसने नीतू कुमारी को ईंटे से कूच कर तथा
चाकू मार करके हत्या कर दिया और अपने भी सुसाइड कर लिया। घटना स्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बाद से पुलिस के जहन में कई सवाल तैरने लगे। सवाल ये कि सिपाही नीतू ने बच्चों और अपनी सास की हत्या क्यों की? तीनों की हत्या के बाद पंकज ने नीतू की हत्या क्यों की? 4 मर्डर के बाद नीतू का पति खुद क्यों पंखे से झूल गया? जब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने लगी तो पांचों लाश की गुत्थी इश्क और धोखे की साजिश में लिपटी मिली। अफेयर्स की आशंका है जिसके संबंध में हम लोग जानते हैं। नीतू और उसके पति में बार बार झगड़ा होता था और कई बार यह झगड़ा सड़कों पर भी देखने को मिला था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नापाक रिश्ते की चाहत में 5 जिंदगियां खत्म हुई है, जिसके जवाब को लेकर पुलिस गंभीरता से एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है और पुलिस लाइन के ही एक सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इंतजार है पुलिस के खुलासे का, जो कमरा नंबर CB 38 का राज खोलेगा, जिस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। अब